हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल है अभी सभी का। तो आज जो हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, और इसमें जो हम देखेंगे हार्ट फेल्योर के इटियोपैथोजेनेसिस के बारे में। हमने जो है इंट्रोडक्शन आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ये इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज आइए हम लोग बात करते हैं इसके इटियोपैथोजेनेसिस के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये हार्ट फेल्योर जो कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक सिंड्रोम होता है। तो ये होता क्या रीज़न है, क्या इसमें दिक्कत आती है, क्या इसके जो है इटियोपैथोजेनेसिस हो सकते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे और बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। हाय, आपको स्वागत है द फार्मेसिस्ट वर्ल्ड में, जो स्टूडेंट। और इसमें जो है हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, टॉपिक्स और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो पहली बात मैं बता दूं कि ये जो पोर्शन है व्हाइट बोर्ड का, ये जो है डेविडसन की बुक जो है मेडिसिन की, उससे लिया गया है। और कुछ पार्ट जो है डिपीरो और वालकर की यूज की गई है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वहाँ पे आप जाके रेफरेंस देख भी सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पीछे व्हाइट बोर्ड पे देखने को मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ सीएचएफ, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। ठीक है, तो इसकी इटियोपैथोजेनेसिस क्या हो सकती है। तो पहले हम बात कर लें कि कॉमन कॉज क्या है, आखिर ये हो क्यों रहा है भाई। आखिर क्या रीजन है, हार्ट फेल्योर हो क्यों रहा है। ठीक है, हार्ट फेल्योर मतलब आप जानते ही हो कि पंपिंग हार्ट ठीक से ना कर पाए, ठीक है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में। ठीक है, जिसके कारण डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम आती है और यह जो है डेंजरस हो जाता है। तो वही चीज को यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये कंप्लीट एक डिजीज का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, किसी को कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो गया, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो उसी कुछ रीजनों के बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए कॉमन कॉज ऑफ हार्ट फेल्योर क्या हो सकता है। पहला जो है आपकी कार्डियक पैथोलॉजीज। देखिए ये अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, पहले उसके पहले यहाँ पर थोड़ा चीज देख लेंगे, उसके बाद हम ये सिस्टमेटिक वाइज चलेंगे। ठीक है, एक चीज और बता दे रहे हैं स्टूडेंट, ये चीज आपके एग्जाम में जो डी फॉर्म में आप फाइनल ईयर में एग्जाम लिखोगे, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और वहां पर जो है ये चीज पूछी जाती है। तो इस चीज को आप ऐसे लिखते हो, रिप्रेजेंट करते हो, तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले हैं। और यहाँ तक कि आपकी जो कंपटीशन एग्जाम, मतलब कि ने जो आपका एग्जिट एग्जाम है, वहां पर भी ये चीज पॉइंट फायदे देंगे कहीं ना कहीं। तो इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हैं पहले और देखते हैं। तो पहला जो है कार्डियक पैथोलॉजी। कार्डियक पैथोलॉजी का मतलब क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक है, और सेकेंड है कार्डियोमायोपैथी, हार्ट मसल डिजीज। ठीक है, हार्ट मसल डिजीज को करते हैं कार्डियोमायोपैथीज। और कोरोनरी आर्टरी डिजीज हम सभी जानते हैं, हम अभी तक पढ़ते यही आ रहे थे। ठीक है, फिर दूसरा बात करें तो ये दूसरा है हाइपरटेंशन। ठीक है, तो हाइपरटेंशन भी जो होता है कहीं ना कहीं हार्ट फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तीसरा है इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, यूटीआई हो सकती है, एसटीडी हो सकता है। ठीक है, रिमेटॉइड फीवर हो सकता है, निमोनिया हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्फेक्शन की हम बात करते हैं। एसटीडी मतलब होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जैसे गोनोरिया है, सिफिलिस है। ठीक है, ये सब एसटीडी में आते हैं। फिर नेक्स्ट बात कर ले तो इंडोक्राइन डिसऑर्डर, जैसे डायबिटिक। ठीक है, ये इंडोक्राइन रिलेटेड डिसऑर्डर है। तो ऐसे भी बहुत सारे जो डिजीज जो इंडोक्राइन रिलेटेड आते हैं, वो भी इसके अंदर इंक्लूड किए जा सकते हैं। फिर है नेक्स्ट है न्यूट्रिशन डिसऑर्डर, जैसे न्यूट्रिशन की कमी कोई हो जाए, जैसे आयरन की कमी, कैल्शियम की कमी, ये सब जो है न्यूट्रिशन डिसऑर्डर है। ठीक है, फिर है टॉक्सिक, जैसे कोई अल्कोहल कंजप्शन कर रहा है, एक अमाउंट से अधिक ले रहा है, टॉक्सिक कॉज कर दिया, तो दिस इज कॉज हार्ट फेल्योर, वो हार्ट फेल्योर की ओर भी लेके जाता है। फिर है कुछ ड्रग, जैसे बीटा ब्लॉकर बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं हार्ट फेल्योर की ओर लेके जाती हैं। ओबेसिटी, मोटापा भी जो होता है बहुत ही ज़्यादा दिक्कत कॉज करता है कहीं ना कहीं। और ये जो होता है डायरेक्ट इनडायरेक्टली हार्ट से रिलेटेड होता है। तो इस चीज़ को देख लीजिएगा, बहुत ही इजी है, कोई भी चीज़ याद करने की जरूरत नहीं है। इन्फेक्शन हो गया, ओबेसिटी हो गया, कुछ ड्रग हो गए, ऐसे आप नॉर्मली लिखते चले जाइएगा, आपको जो है ऐसे याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है इजी थी। उसके बाद हम कुछ स्टेजेस देख लेते हैं, 4 स्टेज जो होते हैं। ठीक है, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर के लिए होते हैं। तो इस चीज में क्या है, ये 4 स्टेज, पहला बात है कि ये स्टेज जो होते हैं ना, ये सिंबल जो डिनोट करते हैं कि देखो भाई, ये जो है किस स्टेज का हार्ट फेल्योर है, उसके अकॉर्डिंग उसकी ट्रीटमेंट भी चलाई जाती है। ठीक है, इस कारण जो है इन कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर को स्टेजेस में बांट दिया गया है। स्टेज 1, 2, 3, 4, उसके अकॉर्डिंग जो है, जो
फिजिशियन होता है वो जो है उसकी जो है मेडिसिन चलाता है, ठीक है? तो इसलिए उस स्टेज का पता होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो देखिए स्टेज की बात कर लें तो स्टेज कौन-कौन से हो सकते हैं? हाई रिस्क ऑफ हार्ट फेल्योर बट विदाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हार्ट डिजीज या साइन एंड सिम्पटम ऑफ हार्ट फेल्योर। तो इसमें बच्चों इसमें याद रखिए रहेगा इसमें कोई भी फिजिकल और कोई भी जो है आपका फिजिकल जैसे कि स्ट्रक्चरली फंक्शनली कोई भी जो है साइन डिनोट नहीं करता है। और इसमें जो होता है क्या-क्या हो सकते हैं हाइपरटेंशन, एथेरोस्क्लेरोसिस डिजीज, डायबिटिक, ओबेसिटी, यूज ऑफ द कार्डियोटॉक्सिक्स में बी लीड टू द स्टेज फर्स्ट, ठीक है? तो स्टेज फर्स्ट जो होती है ना कोई भी स्ट्रक्चरली और फंक्शनली कोई भी चीज़ जो है साइन और सिम्पटम्स जो है डिनोट नहीं करता है, उसके कोई साइन और सिम्पटम्स नहीं दिखते हैं। और यह जो होते हैं जो डिजीज हो सकते हैं जैसे हाइपरटेंशन है, किसी को कार्डियोटॉक्सिक कोई ड्रग ले रहा है, ठीक है, जो कार्डियक के लिए अच्छा नहीं है, डायबिटिक है, ये सब चीज़ें जो होती हैं साइलेंस किलर टाइप की होती हैं और ये स्टेज 1 को रिलेट करती हैं। तो स्टेज 2 क्या होगा जिसमें स्ट्रक्चर और फंक्शनली जो है ये साइन डिनोट करते हैं, ठीक है, हाई रिस्क दिखाते हैं, हाई रिस्क फैक्टर होते हैं और पर इसका कोई भी साइन और सिम्पटम्स नहीं होता है, ठीक है? तो स्ट्रक्चर फंक्शनिंग जो है चेंजिंग तो उसमें आएगी, दिखेगी कि उस हर्ट है, उस हर्ट में जो है कुछ ना कुछ चेंजिंग है, ठीक है? कुछ ना कुछ बदलाव है, स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली भी। फंक्शनली भी कुछ ऐसा काम जो आइडियल होना चाहिए, जो परफेक्ट होना चाहिए, वो नहीं कर रहा है, तो ये भी डिनोट कर रहा है कि कुछ दिक्कत है, स्टेज सेकंड का चीज़ है, पर उसमें कोई साइन और सिम्पटम नहीं दिखता, ठीक है? कि हम देख के ही ऐसे बता दें दूर से ही, ठीक है? तो ये जो होता है स्टेज सेकंड का होता है। फिर देखिए ये जो हो सकते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन पता ही होगा अचानक होता है, अचानक आता है, ठीक है? लेफ्ट वेंट्रिकुलर, ठीक है, रीमॉडलिंग इंक्लूडिंग लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाए, ठीक है, वो लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है सबसे अधिक आपको पता होगा कि पंपिंग में सबसे बड़ा रोल जो होता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में, ठीक है, वो जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल का होता है। मान लीजिए ये हमारा हार्ट है, ठीक है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, ठीक है, ये जो है एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम। तो ये जो होता है यहीं से जो होता है एरोटा निकलता है और एरोटा जो होता है पूरे ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है, यहाँ से जो होता है ब्लड जाएगा और पूरे ऑर्गन को ब्लड देगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके कारण जो है जो ऑर्गन है, ठीक है, अपना डेली वर्क कर सकेंगे। तो यहाँ पर जो है यही बोला है जो राइट वेंट्रिकल होता है वहाँ पर हाइपरट्रॉफी हो जाए, यहाँ पर जो होता है आपको पता होगा कि यहाँ मसल्स होते हैं, ठीक है बच्चों, तो यहाँ मसल्स होते हैं, ये मसल्स में जो होता है हाइपरट्रॉफी हो जाए, बड़े हो जाए, जिसके कारण जो इसकी वो जो इफेक्ट थी वो इफिकेसी के साथ जो वर्क कर रहा था उस इफिकेसी के साथ वर्क ना करे, दिस इज द कंडीशन नोन एज द लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, ठीक है। फिर देखिए लो इंजेक्शन फ्रैक्शन, ठीक है, इंजेक्शन फ्रैक्शन जो था वो लो हो जाए और ये एसिम्प्टोमेटिक हो, वल्वुलर डिजीज में भी लीड टू द स्टेज बी, तो ये जो होता है स्टेज बी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। स्टेज फर्स्ट में क्या था स्ट्रक्चर और फंक्शनली हो या साइन और सिम्टम कुछ नहीं दिखते हैं, इसमें स्ट्रक्चरली फंक्शनली तो दिखते हैं पर साइन और सिम्टम की बात नहीं की गई है, मतलब नहीं शो करते हैं, ठीक है। इसमें हाइपरटेंशन डायबिटीज, ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकता है। इसमें डिजीज की बात की गई है जैसे कि आपकी होती है डिजीज लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है एमआई मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, फिर कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो सकती है, ये सब चीज़ जो है इसमें देखने को मिलती है। स्टेज थर्ड की बात करते हैं, स्टेज थर्ड में जो होगा यह स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज विथ पीरियर और करेंट सिम्टम ऑफ एचएफ, ठीक है। तो इसमें जो होता है पीरियर या करेंट सिम्टम जो होता है हार्ट फेलोर का दिखता है और इट में भी इंक्लूडिंग द इसमें क्या क्या होता है हार्ट डिजीज, स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है, शॉर्ट ब्रेथ की शॉर्टनेस हो जाए और फैटिग्यू थकान, ये सब चीज़ जो है स्टेज थर्ड में देखने को मिलती है। फिर स्टेज फोर की बात कर जाए तो रिफ्रैक्टरी और इन स्टेज ऑफ हार्ट फेल्योर, ठीक है, तो ये हार्ट फेल्योर का इन स्टेज भी इसको कहते हैं, याद रखिएगा। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि हार्ट फेल्योर का इन स्टेज क्या होता है, तो हार्ट फेल्योर का इन स्टेज जो होता है ये स्टेज 4 होता है। इट इज सो है मार्क सिम्टम एट, मार्क मतलब मार्क सिम्टम एट रेस्ट डिस्प्यूट मैक्सिमम मेडिकल थेरेपी एंड द रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट इंटरवेंशन, ठीक है, ये सबसे लास्ट होता है और इसमें बहुत ज़्यादा मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत होती है,
ठीक है, और बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये सबसे लास्ट स्टेज होता है और डेंजरस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये रही कुछ बातें जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब हम बात करेंगे कार्डियक आउटपुट के बारे में, कि देखिए हार्ट फेल्योर जब होता है, देखो बच्चों, जब हार्ट फेल्योर होता है तो हार्ट फेल्योर में मान लो कि हार्ट फेल्योर था, इसमें 4 चैम्बर हार्ट था। तो हार्ट का में जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल था, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, ऑर्गन तक जो है ब्लड ले जाने का काम करता था, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो था ऑर्गन तक ब्लड लेके जाने का काम करता था। यहाँ से जो था वेन्स थे जो इसको कलेक्ट करते थे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जो कि ऑर्गन में जाकर O2 CO2 में चेंज होता है और डीऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट होता है। और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है राइट, ठीक है, एट्रियम में लाने का काम होता है, और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से जो है लंग्स में जाता है। तो ऐसे जो होता है कुछ क्या कहते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है, जैसा कि आप जानते हो। तो देखिए, तो कार्डियक आउटपुट क्या होता है कि कार्डियक आउटपुट में जो क्या कहता है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम होती है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन हो, ठीक है, ठीक है। तो वो जो होता है ना, उसको जो है वर्क ना कर पाए, मतलब कि उसको फॉलो ना कर पाए, पूरा ना कर पाए। आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। हमको रिक्वायरमेंट थी 50 रुपए की, ठीक है। हाँ, हमने जो है पापा से बोला, ठीक है, पापा समझ लीजिए हमारे हर्ट हैं, ठीक है, हमारे जो है पेरेंट्स हर्ट हैं, ठीक है। तो उनसे बोला कि देखिए हमको 50 रुपए की रिक्वायरमेंट है, मुझे जो है काम करना है। पर उन्होंने मुझे 50 रुपए ना देकर हमें 20 रुपए दिए, ठीक है। 20 रुपए दिए, हमारी रिक्वायरमेंट कितने की थी, 50 की थी, पर 50 तो वो चीज मिला नहीं हमको। तो क्या हुआ, दिस इज अ फुलफिल नॉट, वो मेरे फुलफिल क्या नाम है, जो मेरा एम था 50 रुपए यूज करने का, कहीं भी लगाने का, कुछ चीज खरीदने का, वो चीज तो मैंने कर नहीं पाया, ठीक है। तो वही चीज होता है कार्डिक आउटपुट, सर्कुलेटरी सिस्टम जो होती है, ठीक है, उस चीज को फॉलो ना कर पाए। तो कार्डिक आउटपुट हम सभी जानते हैं कि स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। कार्डिक आउटपुट क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, ठीक है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या क्या होते हैं, 70, और हार्ट रेट 72, तो ये 5 लीटर करीब आता है, ठीक है। तो 5 लीटर पर मिनट के हिसाब से ये आता है। तो हार्ट रेट आप जानती हो पल्स की क्या होती है, ठीक है। और कहते हैं कि स्ट्रोक वॉल्यूम जानते हो कि ईच ईच वेंट्रिकल में पर सेकंड कितना ब्लड निकलता है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो हैं देखने को मिलती हैं। तो कार्डिक आउटपुट हमारा निकल के आता है 5040 करीब होता है, पर 5 लीटर हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कार्डिक आउटपुट क्या हुआ कि जो है हमारा हार्ट जितना हमें ब्लड चाहिए था ऑर्गन को, ठीक है, उतनी जो रिक्वायरमेंट जो है पूरी नहीं कर पा रही है, मतलब कि कुछ गड़बड़ है, कुछ एचएफ मतलब हार्ट फेल्योर की ओर जो है जा रहा है। तो इसमें भी कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि कार्डियक आउटपुट को डिटरमाइन कैसे करेंगे भाई। जब हमारी रिक्वायरमेंट इतनी है, हमारे ऑर्गन को रिक्वायरमेंट इतनी है, इतनी सारी चाहिए, तो इसको भाई डिटरमाइन भी तो करना चाहिए कि हम इसको डिटरमाइन कैसे करें, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप टॉपिक है बच्चों, और डेविडसन की जब आप बुक खोलोगे तो उसमें बहुत अच्छे से दिया गया है, पर अब मैं आपको यहाँ पे इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा, आपको जरूर समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर प्री लोड, आफ्टर लोड और मायोकार्डियल कंट्रेक्टिलिटी, ठीक है, 3 कंडीशन होती है जो कार्डिक आउटपुट को डिटरमाइन करती है, ठीक है। कार्डिक आउटपुट मतलब कि आपको समझ में आ गया होगा कि स्टॉक वॉल्यूम टू हार्ट रेट, मतलब कि जितनी बॉडी में पंप करना है उसको कार्डिक आउटपुट करते हैं, मोटा मोटा आप समझ लो बस, ठीक है। तो वहां पर जो है प्री लोड, आफ्टर लोड और मायोकार्डियल कंट्रेक्टिलिटी से हम लोग जो है इसको डिटरमाइन करेंगे। तो प्री लोड होता क्या है, पहले ये जान लो बच्चों। प्रीलोड क्या होता है कि डायस्टोल का जब इंड स्टेज होता है, ठीक है, फाइनल स्टेज होता है, इंड स्टेज होता है, तो वेंट्रिकल के अंदर जितना ब्लड का वॉल्यूम और प्रेशर होता है, दिस इज कंडीशन नोन एज प्रीलोड, ठीक है। समझ में आया। डायस्टोल का जो इंड स्टेज होता है, तो वेंट्रिकल के अंदर कितना ब्लड का प्रेशर और वॉल्यूम है, उसको हम कहते हैं प्रीलोड, ठीक है। तो आप जानते हो कि ज्वाइंट डायस्टोल जो होता है हमारे हार्ट में चलता है, और सिस्टोल जो होता है अल्टरनेट चलता है, ठीक है। तो क्या नाम है कि डायस्टोल ज्वाइंट का मतलब समझते हो ना, एट्रियम और वेंट्रिकल का एक साइड जो है रिलैक्स होना, ठीक है, डायलेट होना। तो यहाँ पर जो है वही चीज है। और आफ्टर लोड क्या होता है, आफ्टर लोड वो होता है कि सिस्टोल में, सिस्टोलिक कंडीशन में वेंट्रिकल के अंदर ब्लड का कितना वॉल्यूम और प्रेशर है,
दिस इज कंडीशन नोन एज आफ्टरलोड। और मायोकार्डियल कंट्रेक्टिलिटी जानते हो, कंट्रैक्ट होना सिकुड़ना मायोकार्डियल का, ठीक है। तो ये सारी चीज जो है, इन तीनों चीज से हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं कि आफ्टर लोड में कोई दिक्कत है, प्री लोड में कोई दिक्कत है। ये सब जो होता है कार्डिक आउटपुट को डिसाइड करती है कि ये हार्ट जो है हार्ट फेल्योर की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये जो होती है लैब एग्जामिनेशन होती है बहुत सारी, उससे भी जो है डिटरमाइन की जाती है। एक में आपको आपके नंबर को बढ़ाने के लिए एक मैंने चार्ट बढ़ाया है, बस इसको इतना बस देख लीजिएगा और इसको किताब में आपको मतलब कि आपको एग्जाम में छापना है, बस आप एक ससरी निगाह से देख लीजिएगा और नाम याद कर लीजिएगा। आप बहुत इफेक्ट जो है आपके एग्जामिनर को इसका पढ़ने वाला है, और इसमें जो आपके नंबर जो अच्छे खासे इंक्रीज होंगे, अच्छे खासे जो आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो बस आप इसको देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं एक स्टार्लिंग लॉ का एक चार्ट बनाया हूँ। स्टार्लिंग लॉ ने इस कार्डिक जितना भी कार्डिक आउटपुट का जो सर्कुलेशन की जो था, उसको जो है उन्होंने एक डिटरमाइन किया था प्री लोड आफ्टर लोड मायोकार्डियल कंट्रेक्टिलिटी को। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि स्टर्लिंग लॉ क्या कहती है, यहाँ पे हमारा ग्राफ है एक प्री लोड का और एक है कार्डिक आउटपुट का, इसके बीच में ग्राफ खींचा गया है। तो ए बी सी डी, ये है ए जो कि है आपका नॉर्मल, बी है माइल्ड, ये है मॉडरेट, और डी है आपका सीवियर। लिख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, ए है नॉर्मल, बी है माइल्ड, सी है मॉडरेट और डी है सीवियर, ठीक है। ये जो है ये है आपका ग्राफ, ठीक है। और ये रहा ग्राफ आपका, ठीक है। तो ये जो है एक स्टर्लिंग लॉ था, जो आपको इसको देख लीजिएगा, आपके में इतना पूछा नहीं जाता है, तब भी मैंने एक बना लिया है कि एग्जामिनर को आप अपने नंबर कैसे ले सकते हैं अच्छे नंबर, तो उसके लिए मैंने ये फिगर बना दी है। पर आपकी आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट आपके सिलेबस में नहीं है, इतना अधिक डीप में नहीं जाना है आपको, ठीक है। फिर बात कर लें कि क्या कहते हैं कि आखिर जो है इसके पीछे क्या एक रीजन हो सकती है कि क्या कुछ क्या कहते हैं कि कुछ ऐसा एक्टिवेशन हो, ठीक है। क्योंकि हमारा जब हार्ट जो ठीक से वर्क नहीं कर पा रहा है, ठीक से वो कार्य नहीं कर पा रहा है, तो उसमें क्या-क्या चेंजिंग हो सकती है, मैंने उसको एक चार्ट से डिनोट किया है। और क्या-क्या जो है सिस्टम जो है एक्टिवेट हो जाते हैं, इसको भी बहुत बेहतरीन समझाया गया है, ठीक है। इसमें आप समझने की कोशिश करिएगा थोड़ा-सा, जिसमें यदि आप इतना भी बना देंगे तो आपका जो है इटियोपैथोजेनेसिस खत्म हो जाएगा। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, पर इसको जो है एक्स्ट्रा पॉइंट है ये, जो कि आपको नॉर्मल समझने में हेल्प करेगा। देखिए क्या है कि हार्ट फेल्योर की मेन कॉज़ जो होता है सिस्टमिक लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, उसमें जो होता है डिसफंक्शन होता है, तभी जो है मेन मेजर कॉज़ होता है इसी हार्ट फेल्योर का, ठीक है? लेफ्ट वेंट्रिकल। क्योंकि वही जो होता है ऑर्गन तक ब्लड को लेके जाता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, तो यही मेन कारण हो सकता है। तो इसमें देखिए एक हम बात करेंगे ये सिस्टोलिक या डायस्टोलिक डिसफंक्शन किसी को एग्जिट करते हैं, ठीक है। मतलब कि वर्क सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, ठीक से कार्य नहीं कर रहा है, तो वहां पर हम यहाँ बात करेंगे कि कैसे कैसे कोई सिस्टम एक्टिवेट होकर उसको सही करने की कोशिश करता है, ठीक है। पर एक जरूरत के हिसाब से यदि खराब हो जाए तो फिर वो भी सिस्टम बेकार हो जाता है। तो यहाँ पर भी देख लीजिए, मान लीजिए किसी का मायोसाइट लॉस हो गया, मसल्स का लॉस हो गया हार्ट के, ठीक है। तो उसमें मायोकार्डियल फाइब्रोसिस हो जाएगा, मतलब कि हाइपर तो हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, ठीक है, कंडेंस हो जाएगा, साइज बड़ा हो जाएगा मसल्स का वहां पर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये हड थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ मसल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ मसल्स की साइज यदि बढ़ जाए तो यहाँ पे क्या होगा, वेंट्रिकल ऐसे सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक कहते हैं कि एक रीजन हो सकता है, या बड़ी हो जाए साइज ये इसकी। तो ये दो तीन रीजन हो सकते हैं जिसके कारण जो है यहाँ पर कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है, जिसके कारण मायोकार्डियल फाइब्रोसिस मतलब इसको हाइपरट्रॉफी कहते हैं, वो हो जाए। तो मायोसाइट लॉस मतलब कि मसल्स का लॉस हो जाए, जिसके कारण मायोकार्डियल फाइब्रोसिस हो गया है। अब देखिए नेक्स्ट होता है हार्ट फेल्योर हो गया, क्योंकि हार्ट जो है उतना जो है पंप नहीं कर पा रहा है ब्लड, तो रिड्यूस कार्डियक आउटपुट, ठीक है। तो इसमें मायोसाइट लॉस लिख दीजिएगा, मायोकार्डियल फाइब्रोसिस के अंदर है, फिर हार्ट फेल्योर रिड्यूस कार्डियक आउटपुट इसी के अंदर लिखना है आपको, जिसके कारण न्यूरोह्यूमरल एक्टिवेशन हो जाएगा। न्यूरोह्यूमरल एक्टिवेशन का मतलब कि रास सिस्टम, ठीक है, सिम्प्टोमेटिक नर्वस सिस्टम, वेसोप्रेसिन सिस्टम,
इंडोथिलिन सिस्टम, ये जो होते हैं सिस्टम होते हैं जो एक्टिवेट होते हैं और एक्टिवेट होकर जो है बीपी को बढ़ाने का काम करते हैं। आपने रीनल सिस्टम में भी इसको अच्छे से पढ़ा होगा, रास सिस्टम को, ठीक है। तो ये जो चारों हैं ये एक्टिवेट हो जाए। अब ये चारों जो है एक्टिवेट हो जाएंगे तो क्या होगा, तो दो चीज होगा। एक तो होगा सोडियम पोटेशियम का रिटेंशन हो जाए और दूसरी ओर वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाए। वैसो कंस्ट्रिक्शन होते प्रीलोड जो होता है इंक्रीज कर जाएगा, आफ्टर लोड इंक्रीज कर जाएगा, सॉरी। तो क्या कहते हैं, वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा और वैसो कंस्ट्रिक्शन से आफ्टर लोड जो है क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा और उससे जो होगा बीपी और कार्डियक वर्क जो है इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जो बीपी घटी थी वो बीपी जो है बढ़ जाएगी और जिस जिस एक कारण हो सकता है। दूसरा जो है आपका सोडियम वाटर रिटेंशन हो जाए, जिसके कारण इंक्रीज हो जाए इंटरवस्कुलर वॉल्यूम और जिसके कारण बीपी और कार्डियक वर्क इंक्रीज हो जाए। तो दिस इज द कंडीशन, इसको कहते हैं न्यूरोह्यूमोरल एक्टिवेशन, ठीक है। और कंपनसेटरी मैकेनिज्म ऑफ एचएफ, हार्ट फेल्योर, ठीक है। न्यूरोह्यूमरल एक्टिवेशन एंड कंपनसेटरी मैकेनिज्म इन हार्ट फेल्योर। तो ये चीज जो है आपको पैथोजेनेसिस में देखने को मिलती है। तो गाइज बच्चों इतना ही कुछ था इसमें, जो है आपको जो इतना ही लिखना होता है इटियोपैथोजेनेसिस में। और यदि आप जो है ये जो लिख देते हैं 4 स्टेज ऑफ सीएचएफ और कॉमन कॉजेज ऑफ एचएफ और एक डायग्राम ही बना दीजिए तो बहुत कुछ है। और जो बच्चे एक्स्ट्रा नंबर पाना चाहते हैं तो वो इसको भी याद कर सकते हैं, बहुत आसान है। मायोसाइट लॉस हो गया हो, ठीक है, तो मायोसाइट लॉस मतलब मसल फाइब्रोसिस हो सकता है, जिससे कारण जो है आपका कार्डिक आउटपुट जो है डिक्रीज कर जाए। तो कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा तो उससे क्या होगा, जो न्यूरोह्यूमरल जो सिस्टम थी वो एक्टिवेट हो जाएंगे, जैसे रास सिस्टम हो गया, ठीक है, सिम्पेटिक नर्वस सिस्टम हो गया, वैसोप्रेसिन सिस्टम हो गया, वो एक्टिवेट हो जाएंगे, जिसके कारण की वाटर और सोडियम का रिटेंशन बढ़ जाएगा, वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, जिससे कारण आफ्टर लोड जो है बढ़ जाएगा, जिससे कारण जो है फिर कहते हैं कार्डिक वर्क बीपी जो है इंक्रीज कर जाएगा। तो ये चीजें आपको सिंपल में लिखनी है एग्जाम में, आप बहुत इजी है, इसको आप याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए या कहते हैं कॉपी भी लिख लीजिए। पर मैंने एक कॉन्सेप्चुअल आपको समझा दिया है, ठीक है। रास सिस्टम आप नहीं जानते हो तो आप जाके पहले अपनी एचएपी की बुक खोलिए, वहां पे देखिए एंजियोटेंसिन का कैसे कन्वर्जन होता है, ठीक है, उसको भी समझने की कोशिश करिए, आपका दिमाग और खुलेगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको ये सब चीज़ समझ में आई होगी और यह सब चीज़ें जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थी। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, जिसमें आपको ट्रिक भी मैं बताऊंगा, उसमें बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और उसके बाद जो हम इसके मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे और विद क्लिनिकल नॉलेज। तो आज के लिए इतना ही। और यदि आप फेसबुक और ट्विटर पे नहीं जुड़े हैं तो वहां पर जाके चैनल को फॉलो कर लीजिए। और यदि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कर लें, जिसके कारण लोगों को फायदा मिल सके। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।